हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी एकदम स्वस्थ मस्त एकदम बिंदास होंगे। तो जल्दी जल्दी सभी क्लास में लाइव आ जाओ, क्लास को बहुत फास्ट शेयर कर दो, ठीक है? सभी बहुत जल्दी जल्दी लाइव आएंगे, शेयर करेंगे। गाइस देखिए, यहाँ पे हमारी क्या चलती है, एसएससी जीडी स्पेशल क्लास चलती है शाम को 8 बजे। तो भाई आज फिर हमारी ये क्लास है बड़ी प्यारी प्यारी सी एसएससी जीडी की, जहाँ पे मैं आपको जीके जीएस करा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है गाइस? प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 19, ठीक है? जिसने भी पहले के 18 यानी 18 प्रैक्टिस सेट नहीं किए याद से कर लेंगे। ओके, चलिए, एसएससी जीडी स्पेशल हमारी क्लास है, पीवाईक्यू साथ में इसमें मिक्स है। ओके, तो गाइस ये मेरी सुबह 7:30 बजे होती है करंट अफेयर्स की क्लास, तो जरूर जुड़ा करो। स्टैटिक जीके के साथ ये चलती है और यहाँ पे डेली चलती है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, तो जरूर जुड़ा करें। और आपके ऑल एग्जाम्स के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या करो, करंट अफेयर, ठीक है? ऑल एग्जाम्स के लिए रहती है क्लास। चलिए, एक मोटिवेशन के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। बड़ा दमदार सा, बड़ा धांसू सा मोटिवेशन है हमारा। लहरों को शान देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शान देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। तो इसी प्यारे से मोटिवेशन के साथ मैं छवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी वेलकम। क्लास को शेयर कर दो जल्दी जल्दी, प्यारा प्यारा सा लाइक कर दो, एकदम स्वीट स्वीट आपकी तरह। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सभी, बहुत प्यारा प्यारा सा लाइक एंड बहुत प्यारा प्यारा शेयर। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो भैया कामाख्या है ना, कामाख्या देवी का मंदिर आपने सुना होगा, जो हमारी हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग है, कहा जाता है कि जो माता सती है ना, जो माता सती हो गई थी जब भगवान शिव की वाइफ, तो वह उन्हें भगवान शिव उनकी लाश को लेकर जगह जगह ऐसे घूम रहे थे, है ना? आप देखना शिव पुराण देखना, उसमें भी दिखाया गया है। तो इस माता सती को जब वो लेके घूम रहे थे, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु सभी ने सोचा कि भाई सृष्टि का क्या होगा अगर ये ऐसे ही घूमते रहे, पगलाए फिरे घूमते रहे, ठीक है? तो वहां पे विष्णु भगवान ने अपने चक्र को चलाया और माता सती के 52 टुकड़े किए। कहा जाता है उन्हीं 52 टुकड़ों में से एक यहाँ पर जो है, कहाँ पर गिरा था गैस? असम में। तो यहाँ पे कामाख्या मंदिर यहीं पर बनाया गया, ठीक है? माता सती का एक टुकड़ा यहीं पे था, तो यहीं पर एक पीठ है इनकी। तो कहाँ पर है कामाख्या मंदिर? असम में है। कहाँ पर गैस? असम में है। तो इसको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है? असम की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, जैसे हम बात करते हैं ओरांग, है ना? ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। और कौन सा है गाइस? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और कौन सा है? डिब्रू शेखोबा, ठीक है? डिब्रू शेखोबा, डिब्रू शेखोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है, ठीक है? और कौन सा है यहाँ पर? और है हमारा एक मानस, ठीक है? ठीक है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? यहीं पर है, ठीक है? मानस नेशनल पार्क यहीं पर है, कहाँ पर? असम में। और कौन सा बच गया? और कौन सा बच गया, जल्दी बताओ कौन सा नेशनल पार्क बच गया, ठीक है? तो ये कुछ यहाँ पे नेशनल पार्क है, कहाँ पर? असम में ही है, तो आपको याद रखने हैं। असम में एक नदी है बड़ी फेमस, कौन सी? एक द्वीप है, नदी द्वीप, ठीक है? असम की नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी ही फेमस है, यहाँ से बहती है, याद रखेंगे। इसी पर एक नदी द्वीप है, क्या नाम है? मांजुली, मांजुली नदी द्वीप, ठीक है? मांजुली नदी द्वीप है। ये कैसा है गाइस? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किसका? विश्व का, ओके? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, द्वीप कौन सा है? मांजुली है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है कौन सा है? मांजुली। कहाँ पर है? इसी पर है हमारी, किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है? तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक? तो ये एक और है, हाँ असम में एक और मुझे याद आ रहा, रायमोना, रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क भी असम में है। ये भी आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है गाइस, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है किसके लिए फेमस है, काफी पूछा जाता है। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, याद रखेंगे। वन हॉर्न राइनो के लिए आपका काजीरंगा बहुत फेमस है भारत। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो, दिल्ली में पुराने किले के विपरीत मस्जिद खैर उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चलो भाई,
दिल्ली की बात कर रहा है, दिल्ली में जो पुराना किला है उसके विपरीत, ठीक है, उसके विपरीत यानी उसके एकदम उल्टी साइड। जैसे मान लो यहाँ पे ये मस्जिद है, ये किला है, इसके एकदम अपोजिट साइड में, ठीक है, मस्जिद के एकदम अपोजिट साइड में बनाया जा रहा है मतलब एक मस्जिद है, कौन सी, खैर उल मस्जिद मंजिल, ठीक है, मस्जिद खैर उल मंजिल है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चलो भाई आंसर करो, किसके द्वारा किया गया था। और क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएं सभी, एक प्यारा प्यारा लाइक एंड एक बहुत ही प्यारा प्यारा शेयर। तो भाई किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे एंड क्लास को शेयर भी करेंगे। तो भाई किसके द्वारा किया गया था? हमारा महम अंगा, ठीक है, महम अंगा के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, ठीक है, महम अंगा के द्वारा। अब देखो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, जो महम अंगा ये कौन थी? ये जो अकबर थे, अकबर है ना, अकबर जो था गाइस उसकी संरक्षक थी, है ना। माहम अंगा को अकबर अपनी माँ का दर्जा दिया करते थे। आपने पढ़ाई देखा ही होगा, आपका जोधा अकबर जो सीरियल आता था वहां भी, ठीक है, तो याद रखते हैं आपको। तो यही इनके ही द्वारा इस मस्जिद का क्या किया गया था? निर्माण कराया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कह रहा है शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी क्या है भाई? चलो, है ना, आंसर करो, क्लास को शेयर भी करो। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शेयर करते जाओ, ओके, आंसर करो जल्दी से। आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? चलिए, तो बस देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, शिक्षित बेरोजगारी। भाई ऐसे युवा, ठीक है, ऐसे शिक्षित भारत में जो शिक्षित तो हैं लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है ना, शिक्षा के बावजूद बहुत कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। भाई अब जगह जगह अपने डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इसी को शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। ये क्या है? ये किस टाइप की बेरोजगारी है गाइस? ये है आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का एक प्रकार है शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, आमतौर पर कहां पर? शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। चलो ओके, चलो भाई, ओके, यानी एक शिक्षित बेरोजगार है जो क्या बोलते हैं, आपका बेरोजगारी से पूरी तरीके से बेचारा क्या हो चुका है, यहाँ पे तहस नहस हो चुका है, जो आजकल हम लोगों के पास है। भाई क्या है, अभी इस समय आप लोग भी एजुकेटेड हो, आई थिंक ग्रेजुएट बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी तो हम लोग फाइट कर रहे हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन नहीं मिल रही। इतना कंपटीशन टफ कर दिया क्योंकि नौकरियां नहीं है, इतना जो है कंपटीशन टफ कर दिया गया है, ठीक है। चल, मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए? तो वैसे मौर्य काल के कुछ साक्ष्य हैं जो कहां पर पाए गए? बिहार में, लेकिन किस स्थान पर? आंसर करो। हम बात करते हैं मौर्य काल की, ठीक है, हम बात करते हैं मौर्य काल की। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हम ये देखते हैं, क्लास को शेयर करते जाओ। तो भाई कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। वैसे इसका पुत्र है बिंदुसार। बिंदुसार इसका क्या है गाइस? पुत्र। बिंदुसार क्या है? इसका पुत्र है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। अब बिंदुसार का पुत्र कौन है गाइस? द ग्रेट अशोका, ठीक है, अशोक। अशोक जो है इसका पुत्र है। तो ये बाप बेटों का थोड़ा सा रिलेशन याद रखना, कई बार इनको क्रम से लगा देते हैं। अशोक इसका पुत्र है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये मौर्य साम्राज्य के बड़े ही प्रतापी शासक, तीनों ही प्रतापी थे, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा हम नाम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। ओके, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक जो है यहाँ पे राजदूत आया था, क्या नाम था उसका? एक राजदूत आया था, कुल मिला के एक विदेशी यात्री आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी किसके प्रयासों से मिली? तो आप सभी को पता है, चाणक्य। चाणक्य के प्रयासों से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है? गद्दी मिली थी। चाणक्य को ही हम क्या कहेंगे? विष्णुगुप्त। इन्हीं को कहते हैं हम विष्णुगुप्त, या इन्हीं को कहते हैं कौटिल्य पंडित। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? कौन व्यक्ति आया था गाइस? कौन आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया था, याद रखेंगे। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ का था? यूनान का, ठीक है, यूनानी, यूनानी यात्री था, याद रखेंगे, यूनानी, यूनान का था, यूनानी यात्री था, ठीक है। इसी के द्वारा लिखी गई इसकी एक रचना भी है। क्या नाम है इसकी रचना का? तो याद रखना है, क्या नाम है भाई? तो मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, इंडिका इसी के द्वारा रचित रचना है। इंडिका में ही क्या है? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसकी चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की
मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, या सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि पाटलिपुत्र का शासन प्रशासन की चर्चा किसमें की गई है, तो याद रखना इंडिका में। ठीक है, तो मौर्यों की राजधानी क्या थी गाइस, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। चलिए ओके, तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा एक कुम्भहारा। ठीक है, कुम्भहारा है यहाँ पे, जो बिहार में है, मौर्य साम्राज्य के जहां से साक्ष्य मिलते हैं ये क्षेत्र। ओके, नोट कर लो, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं हम आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, खंडवा 2 माहर मालझारी और शंकरफोर किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। चलो प्रजातियां यह किसमें पूछ रहा है, एक है खंडवा 2, एक है मालझारी, एक है शंकरफोर। किसकी, यहाँ पे कुछ फसलें दे रखी, किस फसल की प्रमुख प्रजातियां हैं, आंसर करो। क्लास को शेयर भी करेंगे, चलिए क्लास को शेयर करते जाओ भाई, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, एंड जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब याद से कर ले। अब देखो यहाँ पे कुछ फसलें दे रखी गाइस, सोयाबीन उत्पादन में कौन सा एमपी क्या है भाई, नंबर 1 पर है। कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 है, गुजरात नंबर 1 पर है। ठीक है, हम बात करते हैं धान उत्पादन, है ना, आपका धान या चावल में हमारा कौन सा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। हम बात करते हैं गेहूं उत्पादन में आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है ना। पहले तो उत्पादन में ही देख लो कौन कौन से राज्य इन पे नंबर 1 पर है। अब कह रहा है भैया ये किस फसल की जो है किस में है, तो याद रखना कौन सी फसल की ये किस में है भाई, ये है कपास की। ठीक है, कौन सी फसल की ये किस में है गैस, कपास की किस में है, खांडवा 2 मालझारी और शंकरफोर। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला, शेयर करते जाओ जल्दी जल्दी शेयर। IFMA, ठीक है, IFMA का पूर्ण रूप पूछ रहा है भैया, फुल फॉर्म पूछ रहा है, IFMA की फुल फॉर्म पूछ रहा है, आंसर करो। क्लास को प्यारा प्यारा स्वीट स्वीट, जितने स्वीट क्यूट आप हो ना वैसे ही लाइक एंड शेयर भी करते जाओ। चलिए ओके, तो भाई इसका पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये होगी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, नोट कर लो, इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन किसकी, आपकी IFMA की फुल फॉर्म। चलो, तो आपको याद रखना है फुल फॉर्म वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। तो चलो भाई, संवैधानिक प्रमुख इनमें से कौन है हमारी कार्यपालिका का, है एक होता है कार्यकारी प्रमुख, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख। देखो आप याद रखना, हमारे भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो बस वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री होता है। हमारे संविधान की हम बात करें या हमारे देश का वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही सारे कार्य करता है, सब कुछ। लेकिन हम कहें अगर हम संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो कौन होता है गाइस, राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन मैं कहूँ वास्तविक, वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख कौन है, तो भाई ये कौन होते हैं वास्तविक, तो ये है प्रधानमंत्री, क्योंकि सारे काम इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन किए किसके नाम से जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, इसीलिए उनको संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा 8th क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलो भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC के प्रथम अध्यक्ष। INC की स्थापना कब होती है, स्थापना कब होती है माय डियर, तो याद रखेंगे ये होती है 1885 1885 में। किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना की जाती है, याद रखेंगे किसकी, INC की। ठीक है, कहाँ पे की जाती है स्थापना, मुंबई, मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। अब गाइस इसका पहला ही अधिवेशन होता है कब, 1885 में ही इसका पहला अधिवेशन होता है। तो कौन इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये करते हैं गाइस व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम शॉर्ट में WC बनर्जी के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अब यहाँ पे कुछ और व्यक्ति भी दे रखे हैं, कुछ और व्यक्तियों में हम बात करते हैं श्रीमती एनी बेसेंट। भैया इनके द्वारा कब कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है, तो 1917 का कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, 1917 का कानपुर अधिवेशन। और गाइस ये पहली कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए
अब यहाँ पे दे रखे हैं जवाहरलाल नेहरू, तो भैया इनका एक लाहौर अधिवेशन बड़ा ही फेमस है, 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, हालांकि ये 2-3 बार अध्यक्षता करते हैं, 3 बार समथिंग, ठीक है, 36 में भी करते हैं ये। चलिए, लाहौर अधिवेशन इनका बड़ा ही फेमस है। आप मुझे आंसर करोगे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी के बारे में आप आंसर करोगे ये कब कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। चलिए आंसर करेंगे जब तक हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थिति में, किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। तो चलो भैया, इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें ज्वार और भाटा आता है। चलिए आंसर करें जल्दी से। चलो, ज्वार और भाटा कौन सी स्थिति में आता है, याद रखना 24 घंटे में 2 ज्वार 2 भाटा आते हैं, 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। ज्वार में एकदम पानी ऊपर उठता है, ठीक है, जो भी समुद्र का पानी है। भाटा में एकदम पानी पीछे की साइड हट जाता है, ठीक है। चलिए, तो वैसे कब आते हैं, ऑप्शन होगा हमारा ए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी, देखो, एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में होते हैं, तब हमारा क्या आता है, ज्वार और भाटा आता है। किन स्थितियों में, याद रखेंगे, किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। चलो ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो जब एक सीधी रेखा में हो, ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा ये। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, बहुत सारे गेम होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, ठीक है, आपके यूथ गेम होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया समर गेम, खेलो इंडिया आपके कौन से पैरा गेम्स है ना, जो अभी नए चले हैं, इसी साल पहला संस्करण था। तो खेलो इंडिया की शुरुआत कब से होती है, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया जो गेम्स हैं, जो खेल हैं, कब शुरू होते हैं गाइस, सन 2018 से इनकी शुरुआत होती है। पहली बार कहाँ, न्यू दिल्ली में हुए थे, कहाँ पर, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये होते हैं, याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली से शुरुआत होती है। लेकिन ये कह रहा है यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए, तो ये कहाँ पर हुए थे गाइस, भुवनेश्वर ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा में ये हुए थे, या आपको याद है, ठीक है, ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लास को शेयर करते जाएंगे सभी, लाइक एंड शेयर करेंगे, बहुत प्यारा प्यारा सा। चलिए, आलम जी, आलम जी का मंदिर, आलम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। चलो भाई, आलम जी का मंदिर कहाँ पर है, आंसर करो। ओके, आलम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। क्लास को शेयर करते जाओ, क्लास को शेयर करते जाओ। ओके, चलिए बात करते हैं, आलम जी का मंदिर किस जिले में है। तो वैसे याद रखना है किस में है, ये है बाड़मेर में, किस में है, बाड़मेर राजस्थान, ठीक है, बाड़मेर राजस्थान में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आपके PYQ भी है ना इसमें, जीडी में, यहाँ पर जो मैं लेकर आ रही हूँ सेट। तो याद रखना ये हालांकि ये सारे ही जिले किसके हैं, आपका सिरोही, बाड़मेर, जालौर, सीकर, सब राजस्थान के ही हैं, ठीक है। तो आलम जी का मंदिर है यहाँ पर, याद रखना। चलिए, मुगल कालीन दरबारी वृतांत किस भाषा में लिखे गए। कुल मिला के ये कह रहा है, जो मुगल काल के जो दरबारी वृतांत, वृतांत यानी रचनाएं, दरबारी जो रचनाएं थी उस समय की, जो वर्णन करने वाली, या हम कहें मुगलों की दरबारी भाषा, दरबारी भाषा कौन सी थी कुल मिला के भैया। जैसे आज हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा देखो, तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से इंग्लिश चूज की जाती है, आपने देखा है ना। तो इसी वहां पे उनके दरबार की कौन सी भाषा थी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आंसर करेंगे। हम बात करते हैं इस मुगल साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, सभी को पता है, बाबर है। कौन है, बाबर। मुगल एम्पायर की नींव किसने रखी, बाबर ने रखी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, वैसे एक युद्ध होता है 1526 में, ठीक है, 1526 में होती है पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। इस लड़ाई में याद रखना किस किस के बीच होती है, ये बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, इन दोनों में किसकी विजय होती है गाइस, तो बाबर की क्या होती है, बाबर, बाबर की क्या होती है बच्चे, यहाँ पर विजय होती है ना, विजय होती है। और इब्राहिम लोदी क्या होता है, यहाँ पे ये हार जाता है, इसकी पराजय होती है। अब यहाँ पे याद रखना है गाइस,
यहाँ पे इब्राहिम लोदी ना देकर दे देता है कि किसके साथ युद्ध हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत। यहाँ दे देगा आपको इब्राहिम लोदी ना देकर, तो भैया दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था ना, ठीक है, अंतिम शासक था ना ये इब्राहिम लोदी। तो इन्हीं दोनों के बीच में होती है, इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। बाबर क्या करता है, मुगल एम्पायर की स्थापना करता है, मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, अंतिम प्रतापी शासक मुगल साम्राज्य का कौन था, औरंगजेब। उसके बाद तो सारे ऐसे नालायक शासक आए मुगल साम्राज्य के, एकदम से भोग विलास में, राजपाट में एकदम खो गए, है ना। तो अंतिम प्रतापी शासक पूछा जाता है कई बार, तो कौन था, औरंगजेब। चलिए आंसर हमारा क्या होगा, फारसी, है ना। फारसी भाषा में ही लिखे जाते थे, याद रखेंगे, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, फारसी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण कहाँ मिले, तो चलो भाई, ताम्र पाषाण काल, देखो ताम्र का मतलब है तांबा, ऐसी सभ्यता जहां तांबा और पाषाण यानी पत्थर, पत्थर है ना, ऐसी सभ्यता जहां तांबे और पत्थर से मिलाकर क्या होता था, ताम्र पाषाण काल के प्रमाण, है ना, ताम्र पाषाण काल के, इनसे तांबे और पत्थर को मिला के औजार बनाए जाते थे, है ना। मतलब कोई भी चीज बनाई जा रही है तो तांबा और पत्थर मिला के बनाए जाते थे, उसी को ताम्र पाषाण काल कहते थे। चलिए तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, कौन बताएगा। क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर, चलिए आंसर करो, क्लास को जल्दी जल्दी से प्यारा प्यारा शेयर करते जाया करो भाई, बिना कहे कर दिया करो, एकदम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से स्टूडेंट्स की तरह। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं ध्यान रखेंगे, ये मिले हैं गाइस मेरठ और सहारनपुर। ठीक है, मेरठ और सहारनपुर से ताम्र पाषाण कालीन प्रमाण मिले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइस 14, तमिलनाडु के तट पर वर्षा का बड़ा हिस्सा डैश और डैश के दौरान होता है। चलो ये कह रहा है जो अपना तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के जो तट है उस पर वर्षा का बहुत बड़ा हिस्सा, कुल मिला के भैया मुख्य रूप से वहां वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। तो कब कब होती है, कुछ मंथ दे रखे हैं, आंसर करो। ठीक है, देखो बस भारत में हम बात करते हैं मानसून, भारत में कैसी वर्षा होती है, मानसूनी। भारत में मानसून आते हैं केरल तट से आते हैं, केरल, केरल तट पर पहली बार भारत में मानसून आते हैं केरल राज्य में, कब, 1 जून को। कब आते भाई, 1 जून को मानसून आते हैं भारत में, ये आपको याद रखना। ठीक है, पूरे भारत में वर्षा करते हैं, लेकिन गाइस याद रखेंगे जो तमिलनाडु है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब होता है जैसे आपका बीच में कौन सी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो गाइस उनके कारण तमिलनाडु की साइड वर्षा नहीं पहुंच पाती, बीच में जो भी पहाड़ियां हैं तमिलनाडु और केरल के पास। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा समझा देंगे आपको, ये छोटा सा हमारा भारत है ना, तो ये भारत का जो नीचे का पार्ट है गाइस, इधर आपको पता है केरल है, ठीक है, और इधर है तमिलनाडु। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर पहाड़ियां हैं, यहाँ पर क्या है गाइस, पहाड़ियां हैं। तो बस ये जो तमिलनाडु का रीजन है, यहाँ पे इन पहाड़ियों की वजह से, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां, तो भैया इनकी वजह से वर्षा नहीं होती इधर, ये वर्षा केरल में होती है। जब मानसूनी वर्षा ऐसे आती है तो भारत के इस हिस्से से टकराकर एक धारा बारिश की वर्षा की यहाँ निकल जाती है, एक बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है, यानी तमिलनाडु रह जाता है एकदम सूखा का सूखा। ठीक है, तो तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, जब वही बारिश का लौट के, मानसून क्या है, लौटता हुआ मानसून जिसको हम कह देते हैं, लौट कर जब मानसून खत्म होता है भारत में, तो लौटता मानसून, लौटता हुआ मानसून, शब्द देखना, लौटता हुआ मानसून, या हम इसको कहेंगे उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भारत में क्या होती है, तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है सर्दियों में, है ना, वर्षा होती है सर्दियों में। अब ये लौटता हुआ मानसून क्या है भाई, मानसून पूरा अच्छे से चला, ठीक है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर आया मानसून खत्म हो गया, हवाओं का ताकत एकदम खत्म हो गई, हवाएं खाली हो गई, जितना पानी था वो सारा उन्होंने घेर दिया भारत पे। फिर वही खाली हवाएं, भैया जो हवाएं समुद्र से यहाँ से पानी भर कर ले गई थी, वे ऊपर जाते जाते खाली हो गई। अब वे हवाएं जब लौट कर आ रही हैं, ठीक है, अब वे हवाएं जब लौट कर आ रही हैं गाइस, तो क्या हो रही है, या नॉर्थ ईस्ट के साइड से वे हवाएं वापस लौट कर आ रही हैं। ठीक है, ऐसे करके वापस लौट कर आई वे हवाएं। ठीक है, अब ये हवाएं जब लौट के आई, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या है बच्चा पार्टी, बंगाल की खाड़ी है। तो ये हवाएं इस बंगाल की खाड़ी से क्या है जल ग्रहण करके लेकर आई और इन्होंने यहाँ तमिलनाडु पर आकर वर्षा कर दी। ठीक है, तो इन्हीं लौटती हुई हवाओं को हम कह देते हैं आम बोलचाल में लौटता हुआ मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि ये हवाएं कहाँ से लौट के आ रही हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट से लौट के आ रही है हवाएं और बंगाल की खाड़ी से जल भरकर तमिलनाडु में वर्षा कर देती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो चलते हैं, तो भाई किस महीने में होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। इस महीने में क्या होता है भारत में, क्या होती है भाई, शरद ऋतु। इस महीने में भारत में क्या होती है, सर्दी। ठीक है, क्या होती है भाई, सर्दी होती है। तो ये भी आपको याद रखना, शरद ऋतु में वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, मैंने चश्मा बना दिया, मैंने चश्मा बना दिया ऐसे करके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर वर्षा होती है भारत में। ठीक है, तो तमिलनाडु में। याद रखना, पूछा जाता है भारत का कौन सा राज्य जिसमें सर्दियों में बारिश होती है। ठीक, मैंने आपको भाई मैप भी समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। तो ये कह रहा है भैया जो ग्राम पंचायतें होती है उसमें जो महिला होती है, फीमेल है ना, उनके लिए कितने परसेंट का रिजर्वेशन है, कितने परसेंट जो पद है महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। ठीक है, रिजर्व होते हैं। पंचायत, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो भाई किस में है, आर्टिकल 40 में है। ठीक है, किस भाग में है पंचायतें, किस भाग या किस पार्ट में है पंचायतें, तो याद रखें किस में है, भाग 9 में हमारी क्या है, पंचायतें हैं। ठीक है, किस अनुसूची में पंचायतें हैं, कौन सी अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस अनुसूची में कितने विषय हैं पंचायतों से रिलेटेड, कितने विषय हैं, तो 29 विषय। ठीक है, 29 विषय हैं पंचायतों से संबंधित इस 11वीं अनुसूची में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पंचायतों के बारे में। ओके, भारत में पहला राज्य जहां पे पंचायतों का जो है पंचायतों की शुरुआत की गई थी, तो नागौर राजस्थान। राजस्थान के नागौर में गाइस पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सभी को पता है कब लागू की गई थी, तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, है ना, पहली बार नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पता है ना, ये सब डेट याद रखना। किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, तो ऐसी एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, इसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये समिति का गठन कब होता है गाइस, याद रखेंगे, इस मेहता समिति का गठन कब होता है, ये होता है 1957 में समिति का गठन होता है। और 1958 में ये क्या करती है, अपनी रिपोर्ट देती है। क्या देती है, रिपोर्ट सौंपती है ना। इसी की रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार पंचायतों का क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है नागौर राजस्थान में। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा 33% आरक्षण। बिल्कुल सही है, 33% जो है रिजर्वेशन का प्रावधान है महिलाओं के लिए पंचायतों में। ओके, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखोगा, इस पंचायती राज दिवस कब मनाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को ही, क्योंकि 24 अप्रैल है ना 1993, 24 अप्रैल 1993 को क्या है, ये पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप से कानूनी मान्यता दी गई थी। यानी ये जो 73वां जो संविधान संशोधन है ना, जो 92 में होता है, इसको क्या है, कानूनी मान्यता, कानूनी रूप से मान्यता कब 93 में दी गई थी, 24 अप्रैल। इसीलिए इसको इसी दिन मनाया जाता है पंचायती राज दिवस को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और नोट करो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का पिता या फादर किसको कहा जाता है, नोट कर लो, ऐसे ही नोट कर लो, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, याद रखना, भारत में पंचायतों का
फादर या पंचायती राज व्यवस्था का पिता जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के समय में पंचायती राज व्यवस्था क्या है लागू की गई थी, वही प्रधानमंत्री थे। बलवंत राय मेहता ने कैसी पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी गाइस, इसको नोट करो, त्रिस्तरीय। कैसी? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी कि भाई 3 स्तर पर होनी चाहिए, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक या खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, 3 स्तरों पर पंचायतें होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य जिसने पहली बार 73वां संविधान संशोधन लागू किया। देखो 73वां संविधान संशोधन अभी पीछे चर्चा करके निकले ना, किससे संबंधित था? पंचायतों से, है ना, पंचायतों से संबंधित था। अभी पूरी चर्चा की है तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ बताना है, बस हुआ क्या था कब था याद रखो, पीछे भी अभी करवाया है 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पे किस राज्य में लागू की गई, इसके अकॉर्डिंग पहली बार 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, राज्य जिसने पहली बार इसको लागू किया था। ठीक है, अब देखो ये संशोधन की बात हो रही है, हमने वहां देखा था राजस्थान के नागौर में क्या हुआ था, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन इस संशोधन के बाद ही तो उसको संवैधानिक रूप दिया गया पंचायतों को। ठीक है, तो भैया पहली बार कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश था जिसने इसको लागू किया संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। जो राजस्थान कर रहे हैं वो गलत है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन ये कह रहा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहाँ पर जो है संवैधानिक दर्जा किसने दिया? एमपी ने। चलिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, तो भैया छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? चलिए, राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीय पुनर्जागरण के अग्रदूत। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रही है। ठीक है, हम बात करें हमारे राष्ट्रीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, राष्ट्रीय पुनर्जागरण जागरण के अग्रदूत, पुनर्जागरण के अग्रदूत या पुनर्जागरण के पिता, है ना, ये किसको कहा जाता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया राष्ट्रीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या पिता किसको कहा जाता है? कहा जाता है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ये आपको याद रखेंगे। ठीक है, राजा राममोहन राय जिन्होंने क्या किया था 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। याद रखना है कहां पर की थी? कोलकाता, कोलकाता, है ना, या फिर हम बंगाल कह सकते हैं, बंगाल। ठीक है, आगे चल के यही आत्मीय सभा को क्या नाम दे दिया गया गाइस? इसी को आगे चल के क्या कहेंगे? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा नाम रखा गया पहले इसका, ब्रह्म सभा, फिर इसको आगे चल के ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज सभा की स्थापना 1828 में होती है राजा राममोहन राय के ही द्वारा। ठीक है, याद रखना, एक ईश्वरवादी थे, एक ही ईश्वर पे बल देते थे। ठीक है, कर्म कांड का विरोध करते थे राजा राममोहन राय, पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, कल्चर नहीं, वेस्टर्न जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उससे ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का पिता या अग्रदूत इनको कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसको कहा जाता है भाई? सुंदरलाल शर्मा को। किसको? सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है आपका जीडी में, तो जरूर करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट। क्लास को शेयर करते जाएं, क्लास को प्यारा प्यारा सा लाइक एंड शेयर करते जाएं। चलिए ओके, यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान दे लो, आपको एक पॉइंट और करवा दे बेटा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। जो ब्रह्म समाज है या ब्रह्म सभा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है आगे चल के। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मैं इसको अगले पेज पे करा रही हूँ। कौन कौन से? ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद। ठीक है, एक पार्ट को कहेंगे आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। दूसरा जो डिवाइड होता है इसको कहेंगे भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय, या फिर हम कहेंगे नवीन, नवीन या नया, या नया। ठीक है, भारतीय, नवीन या नया ब्रह्म समाज कहेंगे। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज, नवीन या नया ब्रह्म समाज। ओके, अब देखो जो आदि ब्रह्म समाज है गाइस, इसको हम पुराना ब्रह्म समाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराना, पुराना या ओल्ड ब्रह्म समाज भी कहते हैं। अब देखो ये किस किस की, तो भैया ये तो हुआ था किसकी जो है अध्यक्षता में था, तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर, इनकी अध्यक्षता में इसको
जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में बनाया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। राम मोहन राय के मृत्यु के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है आपको देते हैं, आप बताइए राजा राम मोहन राय को, उनका नाम पहले राम मोहन राय था, राजा की उपाधि किसने दी? ठीक है, राजा की उपाधि किसने दी, कौन बताएगा? चलिए, चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे डैश कहा जाता है। कैसे, मैंने आपको बताया था चक्रवात होते हैं साइक्लोन्स, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, फिलीपींस में इसको क्या कहते हैं? जैसे हम बात करते हैं गाइस चक्रवात की, हम बात करें तो भैया यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर के क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? तो भैया यहाँ पे इसको चक्रवात ही कहते हैं, चक्रवात, है ना। हिंद महासागर के क्षेत्र के जो भी देश हैं, 13 देश हैं इस क्षेत्र में, सब चक्रवात ही कहते हैं। हमारे भारत में भी चक्रवात कहते हैं हम लोग, है ना। अब बात करते हैं गाइस चीन सागर, चीन सागर, चीन सागर में इसको क्या कहते हैं? चीन सागर में ही आपका फिलीपींस आता है, चीन सागर में ही आपका क्या आता है? आपका कोरिया, जापान, ये सब उधर ही आते हैं देश। तो इन सब में इसको किस नाम से जानते हैं गाइस? यहाँ पे इसको कहा जाता है, फिलीपींस में पूछ रहे हैं तो क्या, किसके नाम से? टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे चीन सागर में क्या कहते हैं इनको? टाइफून, टाइफून, चीन सागर में जो भी कंट्री है ना टाइफून कहेंगे। अब बात करते हैं, देखो एक दे रखा है हरिकेन, एक दिया है हरिकेन। तो भैया हरिकेन कहाँ कहा जाता है? तो हरिकेन कहा जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में, जैसे आपका कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, इन क्षेत्रों में इसको हरिकेन कहते हैं। हम कहें अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। अगर महासागर कहोगे तो यहाँ लिख दे रही हूँ उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर क्या कहा जाता है? यहाँ पे हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, विली विली कहाँ कहा जाता है गाइस? विली विली, तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह सकते हैं या ऑस्ट्रेलियन सागर कह सकते हैं। यहाँ पर इसको विली विली कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। एक शब्द बचता है मैंगो शावर, ठीक है, मैंगो शावर, या इसी को कहेंगे आम्र वर्षा। ठीक है, मैंगो सागर सावर, या फिर मैंगो सागर को ही क्या कह देंगे गाइस? आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। ठीक है, यानी आम की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा। ये कब होती है गाइस? जब भारत में मानसून आते हैं 1 जून को, तभी ये वर्षा होती है। ध्यान रखना, एक बौछार के साथ हल्की हल्की बारिश, जो बौछार बौछार छोटी छोटी बूंदे होती है, वो आम की फसलों के लिए बड़ी ही अच्छी होती है, इसलिए इसको मैंगो शावर कह देते हैं, भारत में होती है। ठीक है, नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भैया किसका नेशनल गेम है कबड्डी? चले, इसमें से किस देश का नेशनल गेम है कबड्डी? क्लास को शेयर भी करते जाएं, क्लास को लाइक भी करते जाएं। चलो, क्लास को लाइक एंड शेयर करें जल्दी जल्दी से, प्यारा प्यारा सा लाइक एंड शेयर। ओके, कबड्डी किस देश का नेशनल गेम है? कहाँ भैया, कहाँ जा रहे हो उलझ उलझ के? चलिए, ओके, तो देखो कबड्डी किसका नेशनल गेम है, तो याद रखेंगे ये है राष्ट्रीय खेल किसका है? ये है गाइस बांग्लादेश का। ठीक है, कबड्डी जो नेशनल गेम है किसका है? बांग्लादेश का है, आपको याद रखना बहुत अच्छे। बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। कौन है भाई? शेख हसीना, शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है। बांग्लादेश की अभी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई है 5वीं बार। ठीक है, कौन सी बार बन गई है? 5वीं बार जो है बांग्लादेश की पीएम बनी है, याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश में कुछ के बीच में एक एक्सरसाइज है, कौन सी है? बोंगो सागर, बोंगो सागर एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में है, एक सैन्य अभ्यास है बोंगो सागर। ठीक है, बांग्लादेश की हम बात करते हैं, बांग्लादेश में भारत के सहयोग से कुछ परियोजनाएं, कुछ रेलवे लाइन चल रही है, जैसे मैत्री, मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मैत्री थर्मल पावर परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच में है। मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में है। बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच में है। और कौन सी है? मिताली, मिताली एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच में है। तो ऐसी कुछ एक्सप्रेस चल रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? सभी को पता होगी, ढाका। ढाका, ये वही ढाका है जहां पर क्या होता है?
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना यही होती है, तो ये वही ढाका है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा प्यारा सा लाइक यानी बहुत ही स्वीट सा शेयर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, करो भाई, करते जाओ। निम्न में से किसको आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत है ना के रूप में घोषित किया गया? तो ये कह रहा है भैया, जो आईसीसी महिला विश्व कप है इसका जो आधिकारिक गीत है, सॉन्ग, कौन सा बनाया गया है? लेट्स ग्रुप, गर्ल्स गैंग, गर्ल्स ओ फायर, कॉन्फिडेंट। ठीक है, कौन सा इसमें से सॉन्ग बनाया गया? चलो, कौन बनाएगा, बताएगा मेरी क्लास में, आंसर करो, क्लास को शेयर करते जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो भैया कौन सा यहाँ पे बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, गर्ल्स गैंग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा? गर्ल्स गैंग हमारी आईसीसी महिला विश्व कप का सॉन्ग बनाया गया है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये मैंने जब करंट में आपको कराया था, मैंने कहा था पूछा जाएगा, और ये आपका जीडी पूछ लिया गया है ना, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। चलिए, तो गाइस क्लास हो गई खत्म, थैंक यू सो मच। क्लास को क्या करना है, एक बहुत ही प्यारा सा लाइक करेंगे, एक बहुत स्वीट सा शेयर करेंगे, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस करनी है ताकि हमारी क्लासेस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करो। एंड सरकारी परीक्षा ऑफिशियल गाइस इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो मेरे स्वीट स्वीट से स्टूडेंट क्या करेंगे, बच्चा पार्टी, इसको ज्वाइन कर लेंगे, सरकारी परीक्षा ऑफिशियल। ठीक है, यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा क्लास का, तो याद से ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें। और जिसने भी लाइक नहीं किया बड़ी ईमानदारी से कर दो, और एक रिक्वेस्ट है भाई, शेयर जरूर किया करो चैनल को। ठीक है, शेयर किया करो बच्चे, ताकि आपके और फ्रेंड भी आए क्लास में। चलिए, अब क्लासेस के टाइमिंग देख लो गाइस, ये सुबह रोज 7:30 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, डेली सुबह 7:30 बजे रोजाना चलती है, स्टैटिक जीके के साथ चलती है। ऑल एग्जाम्स के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ज्वाइन किया करो सुबह सुबह। ठीक है, चलिए, अभी नई वाली आपकी घटना चक्र, घटना सार आई है करंट की। आप घटना सार को पढ़ना, आप कहना मैडम जी ये तो हलवा लग रही है, सारा तो आप पढ़ा चुकी हो। मैंने भी पढ़ी थी घटना सार दो चार दिन पहले ही। बस पूरा करंट अफेयर वही है जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जो आपकी मैगजीन्स वगैरह आप खरीद के ला रहे हो बाहर से, आपको फ्री में अच्छा वाला करंट अफेयर मिल रहा है, तो करा करो। ठीक है, चलिए, ये एसएससी जीडी स्पेशल क्लास है गाइस। आज हमने देखा सेट नंबर 19 तो जिसने भी पहले के 18 सेट नहीं किए याद से कर लेंगे। 8 बजे होती है शाम को क्लास, यहाँ पे आपके करंट अफेयर, पीवाईक्यू और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मिक्स सीरीज चल रही है जीडी की। चलिए, एक मोटिवेशन के साथ हम क्लास को एंड करते हैं, बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन के साथ। चलिए भाई, लहरों को शांत देखकर ये मत सोचना, ओहो भाई इसकी वजह से बार बार मेरा मोटिवेशन खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए, लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। तो गाइस इसी प्यारे से मोटिवेशन के साथ मैं छवि आपसे विदा लेती हूँ। आई होप क्लास में मजा आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपना ध्यान रखना। बहुत अच्छे से मिलते हैं सुबह 7:30 बजे हमारे करंट अफेयर के साथ। ओके गाइज, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।